नमस्कार। मैं डॉक्टर हनुमंत पवार, शहीद भगत सिंह महाविद्यालय किल्लारी, बीए द्वितीय वर्ष, सत्र क्रमांक 3, निबंध तथा कथितर गद्य। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो पहला कथितर गद्य है रेखा चित्र, उसे हमें देखना है, जिसका नाम है रजिया। राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखित रजिया या रेखा चित्र हमें देखना है। रेखा चित्र किसे कहते हैं? रेखा चित्र एक प्रमुख गद्य विधा है। रेखा चित्र यह शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतर है। जैसे स्केच या कंचुली जिसे कहते हैं, में रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, ठीक वैसे ही शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके समग्र रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसमें प्रायः वह व्यक्तित्व होते हैं जिनसे लेखक किसी न किसी रूप से प्रभावित हो गए होते हैं या जिनसे लेखक की घनिष्ठता अथवा समीपता बनी रहती है। अर्थात रेखा चित्र के माध्यम से किसी व्यक्ति का शब्द चित्र या किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व वह प्रस्तुत करने का काम वह किया जाता है। अर्थात रेखा चित्र एक प्रमुख विधा के रूप में वह जानी जाती है। जहाँ तक हमारे पाठ्यक्रम का प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखित रजिया या रेखा चित्र हमें पाठ्यक्रम में रखा गया है। पहले राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय हमें देखेंगे। इनका जन्म 23 दिसंबर 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुर गांव में हुआ। मैट्रिक पास करने के बाद वे असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। इनकी भाषा अत्यंत प्रभावशाली थी। इनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था और शौर्य की आभा से दीप्त था। एक सफल संपादक के रूप में वे जाने जाते हैं। वे एक पक्के देशभक्त थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले लिया। परिणामतः उन्हें 8 वर्ष तक जेल में भी बिताना पड़ा। ऐसे एक देश प्रेमी, आकर्षक एवं शौर्य वाले व्यक्तित्व का निधन 7 सितंबर 1868 को हुआ। जहाँ तक उनकी रचनाओं का संबंध है, उनकी प्रमुख रचनाओं में नाटकों में उनके अम्रपाली, सीता की माँ, संघमित्रा, अमर ज्योति, तथागत, शकुंतला, रामराज्य, बैजू मामा, शमशान में अकेली अंधी लड़की के हाथ में अगरबत्ती आदि उनके प्रमुख नाटक है। उन्होंने जय प्रकाश नारायण पर जीवनी भी लिखी है। जहाँ तक उनके संस्मरण तथा निबंध का संबंध है, उसमें पतितों के देश में, चिता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, माटी, घी और गुलाब, जंजीरें और दीवारें, उड़ते चलो, मील के पत्थर आदि उनके प्रमुख व संस्मरण हैं या निबंध संग्रह है। वंदे वाणी विनायक यह उनका ललित गद्य है। तो उनके उपन्यासों में पतितों के देश में अम्रपाली ये उनके उपन्यास है। तो लेख है उनके शेक्सपियर के गांव में, नींव की ईंट, तथा इन्होंने कुछ संपादन एवं आलोचना भी की है, जिसमें विद्यापति की पदावली, बिहारी सतसई की सुबोध टीका आदि उनके प्रमुख एक प्रकार से जो आलोचना ग्रंथ है। जहाँ तक हमारे पाठ्यक्रम का प्रश्न है,
रेखा चित्र उनका रजिया नामक हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। वैसे तो हिंदी रेखा चित्र के इतिहास में रामवृक्ष बेनीपुरी एक सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रकार माने जाते हैं। इनके रेखा चित्रों में एक जीवंत जीवन की महक हमें अनुभूत होती है। माटी की मूर्तें सन 1946 में प्रकाशित उनका संग्रह, जिनके कारण उन्हें अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। इस संग्रह में उन्होंने भारतीय समाज के उपेक्षित जीवन से पात्रों को चुना और उन्हें अपनी कलम से गढ़कर नायक का दर्जा दे दिया। इसी रेखाचित्र संग्रह की एक रचना रजिया हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई है। इस रेखाचित्र में लेखक ने रजिया नामक एक बालिका को अपने सूक्ष्म निरीक्षण और गहरी अनुभूति से जीवंत किया है। रजिया के व्यक्तित्व को बेनीपुरी जी ने इस प्रकार प्रस्तुत कर दिया है। उनके बचपन से लेकर उनके बुढ़ापे तक रजिया को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पहला मुद्दा है, रजिया एक चुड़ीहारीन की लड़की है। रजिया की मां एक चुड़ीहारीन है। वह गांव गांव जाकर वह महिलाओं को चूड़ियां पहनाती है। वह लेखक के आंगन में बैठकर मुंह से भावताव करती और हाथ से खरीदारों के हाथों में चूड़ियां चढ़ाती। वह सीधे पटाए जा रही थी। आए दिन रजिया गांव गांव घूमती है, घर घर घूमती है, या रजिया की मां गांव गांव घूमती है और चूड़ियां पहनाती है। एक दिन लेखक ने देख लिया, उस चुड़ियाहरीन के साथ एक बच्ची भी आई है। जिस बच्ची की बाल सुलभ उत्सुकता ने लेखक को उसकी ओर आकर्षित कर दिया। जब रजिया की मां लेखक के आंगन से चली तो रजिया भी उसके पीछे पीछे चली गई। तब लेखक भी छोटी अवस्था में थे, उसके पीछे पीछे चले। तब लेखक के चेहरे की भावुकता देखकर रजिया की मां बोली, बबुआ जी, रजिया से ब्याह कीजिएगा। फिर रजिया को कहा, क्यों रे रजिया, यह दूल्हा तुम्हें पसंद है? उसका यह कहना कि लेखक वहां से भाग निकले। अर्थात रजिया एक चुड़ीहारीन की लड़की है। आगे चलकर दूसरा मुद्दा हम स्पष्ट कर सकते हैं, रजिया भी एक चुड़ीहारीन बनी। समय के साथ बदलाव आया। लेखक भी पढ़ते पढ़ते बढ़ते गए, शहर में आ गए। जब छुट्टियों में जब वो गांव जाते थे तब देखते हैं कि कुछ दिनों तक रजिया अपनी मां के पीछे पीछे घूमती रही। अभी उसके सिर पर चूड़ियों की खंचियां तो नहीं पड़ी, किंतु खरीदारियों के हाथों में चूड़ियां पहनाने की काम वह भी अब मां के साथ साथ करने लगी। गांव की बहू ये कहती थी कि रजिया का हाथ बहुत मुलायम है, और इसी हाथ से गांव की महिलाएं वह चूड़ियां पहनना पसंद करने लगी थी। उसकी मां अपनी बेटी की इस करतूत को देखकर बहुत प्रसन्न थी। उसे लगता कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। रजिया ने वह अपने धंधे में हाथ बटा लिया, और जब तक रजिया चूड़ियां पहनाती वह नई नई खरीदारियों को वह सौदा कराती, फंसाती।
अर्थात एक अच्छी खासी चिड़िया हरिन रजिया भी बन गई। आगे रजिया के शरीर और स्वभाव में परिवर्तन हुआ। समय की मांग या समय के अनुसार रजिया भी अब धीरे धीरे बड़ी हुई और जब जब लेखक की उनसे भेंट होती तब वे उसके शरीर और स्वभाव में नए नए विकास देख रहे थे। फिर भी लेखक को देखते ही वह दौड़कर निकट आ जाती, प्रश्न पर प्रश्न करती। प्रश्न भी बड़े अजीब होते, प्रश्न भी बड़े अटपटे से रहते। जैसे तो ये नई बालियां आपको पसंद है? क्या शहरों में ऐसी बालियां पहनी जाती है? आप किस तरफ रहते हैं वहाँ? क्यों, क्या भेंट होगी वहाँ? वह बके जाती, लेखक सुनते जाते। अर्थात रजिया के स्वभाव में एक प्रकार की सहजता थी और वह सहजता बातों बातों में या समय समय पर लेखक को वह दिखाई देती। रजिया भी जवान हुई, रजिया बढ़ती गई, बच्ची से किशोरी हुई और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे। किंतु अब भी वह मां के साथ ही आती है, परंतु पहले वह मां की एक छाया मात्र लगती थी, अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व बन गया। उसकी छाया बनने के लिए कितनों के दिलों में एक प्रकार की कसमसाहट निर्माण हो चुकी है। उसके रंग रूप में एक प्रकार से निखार आ चुका है। जवानी का रंग उसके शरीर पर वह इर्द गिर्द दिखाई देता है। लेखक से मिलने के लिए अब वह संकुचित हो रही है, सकुचा रही है। उनके निकट या लेखक के निकट आने के पहले वह इधर उधर देखती है और बातें करती तो ऐसी चौकन्नी सी कि कोई देख न तो ले। वे दोनों जब भी कहीं मिलते हैं तो अनेक सी आंखें उनकी ओर लगी रहती है। अर्थात रजिया के मन और शरीर दोनों में एक प्रकार की जो अब बदलाव सा वह लेखक महसूस करते हैं। रजिया अपने पेशे में निपुण हुई। चुड़ियारी इनके पेशे के लिए सिर्फ उसके पास रंग बिरंगी चिड़िया ही काफी नहीं है, बल्कि यह पेशा चिड़ियों के साथ चुड़ियारियों के बनाव, श्रृंगार, रूप, रंग, नाजी अदा भी वो खोजता है। जो चूड़ी पहनने वालों को ही नहीं, उनको भी मोह सके जिनकी जेब से चिड़ियों के लिए पैसे निकालने हैं। अर्थात रजिया अपनी माँ की तरह इतना ही नहीं, माँ से भी आगे वह जाकर एक प्रकार से अपने पेशे में निपुण हो गई। चूड़ियों का सौदा करने से लेकर चूड़ियां पहनाने तक अलग अलग बनाव, श्रृंगार, रूप, रंग, नाजी अदा आदि को एक प्रकार से अपनाते हुए वह अपने पेशे में अत्यंत निपुण हो गई और अब वह एक प्रकार से गांव गांव में घूमकर, घर घर में घूमकर किस प्रकार से चूड़ियां पहनाना है, किस प्रकार से सौदा करना है, इसमें वह अत्यंत तल्लीन हो गई। रजिया की शादी भी हुई। लेखक आगे कहते हैं कि जैसे जैसे मैं शहर में रहना मेरा बढ़ता गया, रजिया की भेंट भी दुर्लभ हो गई। और जब बहुत दिनों के बाद लेखक गांव में आए तो देखा कि रजिया के पीछे एक नौजवान चिड़ियों की खांची सिर पर लिए आ रहा है। लेखक को देखते ही वह रजिया सहम गई, वह सिकुड़ी। लेखक ने अनजान सा पूछ लिया, अरे इस मजूर को कहां से उठा लाई रे?
तब वो कहने लगी, इसी से पूछिए, 7 लग गया तो क्या करूं? नौजवान मुस्कुराया। रजिया भी हंस बोली, यही मेरा खाविंद है मालिक। अर्थात रजिया अब शादीशुदा हो गई और वह अपने खाविंद के साथ अब चूड़िया पहनाते पहनाते गांव गांव घर घर वह घूमने लगी। रजिया अत्यंत नटखट और हंसमुख थी। उसका स्वभाव अत्यंत नटखट था, अत्यंत हंसमुख रहा है। रजिया शादीशुदा हो गई, किंतु उनका यह स्वभाव बदला नहीं। लेखक उसके नटखटपन को लेकर एक प्रसंग बतलाते हैं कि जब लेखक की शादी में उसकी रानी को चूड़िया पहनाने के लिए रजिया उसके आंगन में आई, तब उसके नटखट में वह ताने वह मानो धूम मचाई। जैसे वह लूंगी और यह मुंह मांगी चीजें नहीं मिली तो वह लूंगी की दुल्हन टापती रह जाएगी। हट हट बबुआ जी को ले जाएगी तो फिर तुम्हारा यह हसन क्या करेगा? भौजी ने कहा। यह भी टापता रह गया। बहुरिया कहकर रजिया ठट्टा मारकर हंसी और दौड़कर हसन से लिपट गई। ओ मेरे राजा, कुछ दूसरा न समझना। हसन भी हंस पड़ा। अर्थात इस प्रकार वह रजिया स्वभाव से अत्यंत नटखट थी और हंसमुख थी। उसके स्वभाव में, उसके व्यक्तित्व में एक प्रकार की सहजता हमें दिखाई देती है। उसके स्वभाव में एक प्रकार के नटखटपन और एक हंसी मजाक का स्वभाव उनका हमें दिखाई देता है। रजिया और लेखक की पटना में भेंट हुई। समय बीतता गया। रजिया और लेखक अपने अपने कामों में व्यस्त रहे, किंतु एक दिन अचानक उनकी पटना में भेंट हो गई। लेखक पटना में एक अखबार में संपादक थे। एक दिन लेखक चौक में प्रसिद्ध पान वाले के दुकान पर पान खा रहे थे। तभी एक बच्चा आया और बोला, बाबू, वह औरत आपको बुला रही है। लेखक को आश्चर्य हुआ और संकोच भी। उन्हें लगा परिचितों में से कोई देख तो न ले, किंतु इस चौक की काम की समानी फिजा ने किसी को किसी की ओर देखने की फुर्सत कहाँ थी। लेखक उस बच्चे ने इशारे किए जगह पर चले गए और रजिया को देखा तो उसने ज्यों ही सिर उठाया, चांदी की बालियां चमक उठी। लेखक ने पूछा, रजिया, यहां कैसे? तब वो कहती है, सौदा पुलक करने आई हूं मालिक। अब तो नए किस्म के लोग हो गए ना। अब लाहा की चिड़िया कहाँ किसी को भाती है। नए लोग, नई चिड़िया, साज सिंगार की कुछ और चीजें भी ले जाती हूँ। पाउडर, क्लिप, क्या क्या चीजें ना। नया जमाना, दुल्हनों के नए मिजाज। तब रजिया लेखक को पूछती है, आप यहाँ कहाँ रहते हैं? तब लेखक को अटपटा सा लगता है। तब रजिया कहती है अपने स्वभाव के अनुसार, डरिए मत मालिक, अकेले नहीं आऊंगी, यह भी रहेगा। क्या रे मेरे राजा कहकर वह हसन से लिपट जाती है। दूसरे दिन वह रजिया उसके डेरे पर आती है और कहती है, उनकी रानी के लिए चूड़िया है। तब लेखक कहती है, तू तो गांव जाती है ना, तू ही दे दे। तब रजिया अपने नटखटपन में कहती है, नहीं मालिक, एक बार अपने हाथ से भी पहना दीजिए। वह इस उम्र में भी वह खिलखिला उठी। अर्थात स्वभाव से अत्यंत सहज था, स्वभाव में अत्यंत एक प्रकार से नटखटपन और एक लोगों को पहचानने की उनकी आदत, वह ईमानदारी उनके स्वभाव में हमें दिखाई देती है। साथ ही लेखक बदलते सांप्रदायिक माहौल की ओर भी संकेत करते हैं।
पटना की मुलाकात में रजिया लेखक से बातों बातों में बदले हुए सांप्रदायिक माहौल को भी बतलाती है। किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे गांव भी बन गए हैं जहां हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे नहीं खरीदते। अब हिंदू चिड़ियारीन आ गई है, हिंदू दर्जी आ गए हैं। इसलिए रजिया जैसे खानदानी पेशे वालों की बड़ी दिक्कत हो गई है। किंतु रजिया ने यह खुशखबरी भी सुनाई कि मेरे गांव में यह पागलपन नहीं और मेरी रानी तो सिवा रजिया के किसी दूसरे के हाथ से चुड़िया लेती भी नहीं है। परंतु गांव गांव का बदला हुआ वातावरण, गांव गांव को धर्म और संप्रदाय के आधार पर किस प्रकार से लोग एक दूसरे के बीच टकराव निर्माण करते जा रहे हैं, इसका संकेत लेखक ने इस रजिया के वह वक्तव्य के माध्यम से किया है। लेखक नेता बनकर गांव में जाते हैं, उन्हें रजिया की याद आती है और अंत में रजिया के साथ उनका मिलन होता है। समय बीतता गया, लेखक एक राजनेता बने थे। एक दिन चुनाव के चक्कर में वो गांव चले गए। जैसे ही गांव में उन्होंने कदम रखा, उन्हें रजिया की याद आने लगी। किंतु उन्हें लगता है कि मैं अब इतना बड़ा नेता बन गया हूं, मैं कैसे एक सामान्य सी चुड़ियारीन को पूछ सकता हूं। हसन का नाम लेने से मानो उन्हें शर्म आने लगी थी। यहां मेरा जय जयकार हो रहा है, इस समय मैं एक ऊंचाई पर हूं और ऐसे छोटे से लोगों को किस प्रकार से मैं पूछताछ कर सकता हूं। लेखक जीप से उतरकर लोगों से बातें कर रहे थे, तभी अचानक रजिया चली आती उन्हें दिखाई देती है। रजिया, वह बच्ची, वह रजिया फिर बच्ची हो गई। लेखक को लगता है कि यह मैं दिन में कैसे सपने देख रहा हूं। किंतु वह छोटी बच्ची लेखक के पास आती है और हाथ पकड़कर कहती है, चलिए मालिक मेरे घर। और लोग बताते हैं कि यह रजिया की पोती है। लेखक रजिया के घर चले जाते हैं। रजिया का घर भरा भरा फूला है, किंतु हसन चल बसा है। रजिया बीमार है। जब अपनी दोनों बहुओं के सहारे बाहर आती है, वह अत्यंत दुबली पतली हो गई है, किंतु वह नजदीक आकर कहती है, मालिक सलाम। उसके चेहरे पर से एक क्षण के लिए झुर्रियां समाप्त हुई। उसका चेहरा बिजली के बल्ब की तरह चमक उठी। आज वे चांदी की बालियां उसके चेहरे पर फिर से अचानक लटक कर चमक रही है। वे लदें जिन्हें समय ने धो पोंछ कर शुभ्र श्वेत बना लिया है। अर्थात रजिया अब बूढ़ी हो चुकी है, परंतु लेखक को देखते ही उनके चेहरे का बुढ़ापापन, उसके चेहरे की झुर्रियां वह सारी गायब हो जाती है। एक चमक उसके चेहरे पर आ जाती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, प्रस्तुत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक चुड़ियारीन की लड़की की रूपरेखा अंकित की है। लेखक ने बचपन की नटखट रजिया, जो अपनी चुड़ियारीन मां की तरह कैसे चूड़ियां पहनाने में निपुण हो जाती है, उसका समाज के सभी वर्ग के लोगों महिलाओं के साथ पवित्र मन से किस प्रकार से किया जाने वाला उनका हंसी मजाक उसके व्यक्तित्व को और अधिक ऊंचा उठा लेता है। साथ ही लेखक ने उस और भी संकेत किया है कि जो कभी गांव में हिंदू मुसलमानों के संबंध में कोई मनमुटाव नहीं था, किंतु आजकल इन आत्मीय संबंधों को काल की करारी चोट कैसी पड़ी है। अत्यंत रोचक और सशक्तता से लेखक ने
रजिया के माध्यम से जाति संप्रदाय की दीवार भेद कर एक उद्भासित होने वाले मानवीय संबंधों को चित्रित किया है। एक नटखट हंसी मजाक करने वाली पवित्र मन की, जिसके मन में कोई गांठ नहीं है, जिनका स्वभाव अत्यंत सहज है, सरल है, ऐसे रजिया के व्यक्तित्व को लेखक ने यहाँ स्पष्ट किया है। और निश्चित तौर पर गांव-गांव में आज भी ऐसे अनेक पात्र मिलते हैं। भले ही उसमें एक प्रकार से बदलाव आ चुका हो, परंतु गांव में आज भी रजिया जैसे पात्र वहाँ प्रस्तुत है और वह एक प्रकार से मानवता की मांग करते हैं। वह एक प्रकार से इंसानियत को बनाए रखते हैं। उसमें जाति, धर्म, वर्ग किसी का संबंध नहीं है। इस प्रकार से लेखक ने यह रजिया के व्यक्तित्व को इस रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया है। धन्यवाद।